विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कॉन्सेप्ट अर्थात उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया था, जिसमें उसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की तथा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताओं की चर्चा की थी। आज हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कार्यविधि, प्रोसीड्यूर ऑफ केस स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिक अध्ययन का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा समूह के जीवन से संबंधित घटनाओं अथवा तथ्यों का केवल संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यक्तिगत विशेषताओं का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक परिवेश में इस प्रकार अध्ययन करना है जिससे संपूर्ण समूह की मौलिक विशेषताओं की जानकारी हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन सोपानों को स्पष्ट रूप से समझा जाए जो व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। संक्षेप में व्यक्तिक अध्ययन की कार्यप्रणाली का अगर प्रकार से उल्लेख है। व्यक्तिक अध्ययन की जो कार्यविधि है, उनमें क्या क्या स्टेप आते हैं, वो किस तरह एक समूह का अध्ययन करती है, समूह का या किसी इकाई का किस तरह वो अध्ययन करती है, तो उसकी कुछ निश्चित स्टेप्स हैं। उस स्टेप्सन की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली स्टेप है समस्या का विवेचन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कि सबसे पहले हम समस्या का विवेचन करते हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि के प्रयोग के लिए सर्वप्रथम अध्ययन की जाने वाली समस्या की प्रकृति की विवेचना करना आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिक व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिक अध्ययन की सफलता की संभावना भी उतनी अधिक होगी। समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। दूसरा स्टेप है समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। व्यक्तिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन से संबंधित अथवा इकाई का चुनाव करना आवश्यक होता है। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उसे किन किन सामाजिक इकाइयों का अध्ययन करना है। यह इकाई अथवा समस्या व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय अथवा वर्ग हो सकता है, जैसे सामाजिक, पारिवारिक विघटन, बाल अपराध, अनुशासनहीनता, मादक द्रव्य का उपयोग अथवा सामाजिक तनाव आदि संबंधित कोई भी समस्या चुनी जा सकती है। तीसरा स्टेप है इकाइयों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ केसेज। इकाइयों का निर्धारण, समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात ये निर्धारित करना आवश्यक है कि समस्या से संबंधित इकाइयाँ कौन सी हैं। व्यक्तिक अध्ययन में प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है, अतः इकाइयों की संख्या का निर्धारण भी उसी रूप में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि किन अनुशासनहीन बालकों का चयन किया जाएगा। फिर अनुशासनहीनता से संबंधित कौन कौन सी इकाइयाँ ली जाएंगी, इन सब का पूर्ण निर्धारण किया जाना चाहिए। विश्लेषण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण का क्षेत्र। चौथा स्टेप है समस्या का चयन व इकाई के निर्धारण के पश्चात विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक है, अर्थात उस क्षेत्र का चयन करना आवश्यक है जहां इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। उदाहरण के लिए, अनुशासनहीनता के अध्ययन के लिए संबंधित परिवार, स्कूल, पड़ोस आदि स्थलों पर ध्यान दिया जाएगा, तभी अध्ययन में पूर्णता आ पाएगी। पांचवा स्टेप है घटना के अनुक्रम का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स, समस्या चयन
एवं विश्लेषण क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात उनको समय के संदर्भ में समझना अत्यावश्यक है। अर्थात समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में किन परिवर्तनों की संभावना है, इन पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न इकाइयों से संबंधित सूचनाओं के संकलन के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कुछ विशेष घटनाएं किस अवधि में और किस तरीके से घटित हुई हैं तथा भिन्न अवधियों में घटनाओं में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। साथ ही इसे भी देखा जा सकता है कि भविष्य में किसी विशेष इकाई से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना की जा सकती है। छठा स्टेप है निर्धारक इकाइयाँ, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। उपयुक्त कार्य की संपन्नता के पश्चात घटना या समस्या के प्रेरक कारकों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें वे कारक आते हैं जिनके कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए अनुशासनहीनता का अध्ययन करने के लिए उन अनुशासनहीन बालकों के चयन के पश्चात वे कारण जानने आवश्यक हैं जिन्होंने बालकों को अनुशासनहीन बनाया। उन सभी कारणों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे मित्रों की संगति, विद्यालय का दूषित वातावरण, पारिवारिक विघटित स्थिति आदि अनुशासनहीनता के कारण है। नेक्स्ट जो स्टेप है विश्लेषण तथा निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का अंतिम चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके उसके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। किन किन कारणों से व्यक्तिगत स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए एवं किन किन परिवर्तनों की संभावना है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है तथा इन सब के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात इसमें उन कारकों अथवा स्थितियों को स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है जो किसी विशेष समस्या अथवा व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्टेप्स हैं। पुनः आपको एक एक करके पुनः इनको बता दें। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो कार्य विधि है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन चरणों से होकर ये अध्ययन पद्धति किसी समूह या इकाई का अध्ययन करती है। तो सबसे पहला समस्या का विवेचन, उसके बाद समस्या का चुनाव, इकाइयों का विश्लेषण या इकाइयों का निर्धारण, फिर उसके बाद इकाइयों के निर्धारण के बाद विश्लेषण क्षेत्र का चयन करते हैं। विश्लेषण क्षेत्र का चयन के बाद घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करते हैं। फिर निर्धारक कारक क्या हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद लास्ट में विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इस प्रकार एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कार्य विधि है कि किस तरह एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से किन किन चरणों में होकर कैसे किसी समूह या इकाई या संस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सावधानियाँ, प्रिकॉशंस इन केस स्टडी मेथड, कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो निम्न प्रकार हैं। पहली है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, कि जिस व्यक्ति अथवा इकाई का अध्ययन किया जाना है उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दूसरी सावधानी है परिस्थितियों के संदर्भ में, बैकग्राउंड ऑफ सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन इकाई की क्रियाओं तथा व्यवहारों को उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तीसरी जो सावधानी है फैमिली बैकग्राउंड,
पारिवारिक पृष्ठभूमि। किसी व्यक्ति के व्यवहारों को देखने के लिए उसके परिवार की भूमिका को देखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि के बिना व्यक्ति या विशेष व्यवहार को समझना कठिन है। चौथी सावधानी है सामाजिक रूप के आधार, बेसिस ऑफ सोशल फॉर्म्स, कि किसी सामाजिक इकाई के विषय में एकत्रित तथ्यों के बारे में ये भी देखना आवश्यक है कि जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं वे उस इकाई को सामाजिक रूप देने में कितने सहायक अथवा बाधक हैं। ये भी हमें सावधानी रखनी है या सावधानी को देखना है। पांचवी जो सावधानी है जीवन पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ लाइफ। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किसी व्यक्ति अथवा इकाई से संबंधित घटनाओं को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किसी व्यक्ति अथवा इकाई से संबंधित घटनाओं को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये देखना भी आवश्यक है कि उन घटनाओं ने उनके व्यावहारिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया है। छठी जो सावधानी है प्रेरक कारक, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जो सामाजिक परिस्थितियाँ अध्ययन इकाई के व्यवहारों को प्रेरित करती है। जो सामाजिक परिस्थितियाँ अध्ययन इकाई के व्यवहारों को प्रेरित करती है, उनकी सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। और लास्ट सावधानी है पूर्व सैद्धांतिक संदर्भ, रेफरेंस ऑफ फॉर्मर थ्योरीज, कि व्यक्तिगत अध्ययन से प्राप्त सामग्री की विवेचना पूर्व स्थापित सैद्धांतिक मान्यताओं के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिससे निष्कर्ष अधिक व्यवस्थित बन सकें। तो ये एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कुछ सावधानियां हैं। इन सावधानियों को एक अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए जब वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से किसी व्यक्ति या इकाई का अध्ययन करें। अब है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रविधियाँ व तथ्यों के स्रोत, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ केस स्टडी मेथड, कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में कौन सी टेक्निक और कौन से सोर्स काम में लिए जाते हैं, उनका भी अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं या करेंगे। तो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत कुछ ऐसी प्रविधियाँ व स्रोत होते हैं जिनके आधार पर अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में अधिकाधिक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। इनमें अनेक स्रोतों व तकनीकियों का प्रयोग किया जा चुका है, जिनके आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन की बहुमुखी प्रकृति को स्पष्टतः समझा जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन में संकलन की प्रविधियों एवं तथ्यों के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रविधियों एवं तथ्यों के स्रोत। तो इनके स्रोत दो प्रकार के हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं, डायरियाँ, व्यक्ति पत्र, जीवन इतिहास, और जीवन इतिहास भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मकथा तथा जीवन चरित्र। अब इनका हम वन बाय वन करके एक एक करके इनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं और वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किस प्रकार उपयोग में लाए जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययनकर्ता को इकाई से संबंधित अनेक तथ्यों का संग्रह प्राथमिक सूचनाओं के रूप में करना
होता है। उसके लिए वह व्यक्तिगत आधार पर अवलोकन तथा साक्षात्कार आदि के द्वारा अनेक सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के मित्रों, पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों आदि से भी संपर्क स्थापित करके सूचनाएं प्राप्त करता है। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं अत्यधिक गहन व विश्वसनीय होती हैं, साथ ही इनमें अधिक अनौपचारिकता पाई जाती है। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक स्रोतों के अतिरिक्त सूचनाओं के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये द्वितीयक स्रोत अनेक प्रकार के व्यक्तिक प्रलेखों के रूप में होते हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि। इनके द्वारा भी अध्ययनकर्ता तथ्यों का संकलन करता है। व्यक्तिक प्रलेखों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए आलपोर्ट ने लिखा है, व्यक्तिक प्रलेख स्वयं प्रकाशित किए गए ऐसे प्रलेख होते हैं जो इच्छित एवं अनिच्छित रूप से लेखक की मानसिक विशेषताओं तथा कार्य प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। जहोदा तथा अन्य ने व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रलेखों का समावेश किया है। लिखित प्रलेख, ऐसे प्रलेख जो लेखक के निर्देशन में लिखे गए। तीसरा, वे प्रलेख जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में व्यक्तिक प्रलेख सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की व्याख्या की जा रही है। डायरियाँ। व्यक्तिक अध्ययन विधि में सूचनाओं के स्रोतों के रूप में व्यक्तिक डायरियों का प्रयोग अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। डायरी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती हैं, जिसमें वह अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं संस्मरणों को लिखता है। इसमें जीवन की गुप्त बातें भी लिखी जाती हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों की खोज करनी है तो उसकी सूचना उस व्यक्ति की डायरी से मिल सकती है। डायरी से उन तथ्यों को ज्ञात किया जा सकता है जिन्हें साक्षात्कार अथवा अवलोकन आदि से नहीं स्पष्ट किया जा सकता। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों का भी समावेश करता है। इसलिए डायरी द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, मनोवृत्तियों, गुप्त बातों, सफलताओं, असफलताओं आदि को स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू आदि बड़े नेताओं द्वारा जेल में लिखी डायरियाँ उनके जीवन के अनुभवों को व विशेष तथ्यों को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक हुई है। अतः डायरी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिक प्रलेख है। व्यक्तिक पत्र, पर्सनल लेटर। व्यक्तिक अध्ययन में व्यक्तिगत पत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं व विचारों का आदान प्रदान करता है। कभी कभी जीवन की गोपनीय तथ्य भी इनके द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। पत्रों द्वारा सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में तो नहीं मिल पाती, किंतु व्यक्ति के सामाजिक संबंध, निजी अनुभव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति की भावनाएं आदि इनके द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र उनके जीवन दर्शन का साक्षात अनुभव कराते हैं। महात्मा गांधी, तिलक आदि ने अनेक नेताओं के पत्र आज भी सुरक्षित हैं, जिनसे इन नेताओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत पत्र व्यक्ति विशेष के जीवन के अनेक तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। जीवन इतिहास। जीवन इतिहास भी व्यक्ति अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवन इतिहास में जीवन का सार निहित होता है। इसमें व्यक्ति की पारिवारिक घटनाएं, जीवन के अनुभव, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं,
व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ व व्यक्ति विशेष आदि का पूर्ण विवरण होता है। जीवन इतिहास में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का विस्तार के साथ व स्वाभाविक रूप में वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त जीवन की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विशेषताओं, व्यवहारों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का अध्ययन भी जीवन इतिहास के द्वारा किया जा सकता है। जीवन इतिहास को दो रूपों में लिखा जा सकता है। एक तो व्यक्ति स्वयं अपना जीवन इतिहास लिखता है, जिसे आत्मकथा, आत्मचरित्र या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। दूसरे, कभी कभी व्यक्ति का जीवन इतिहास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखा जाता है, उसे जीवन चरित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्रोत और टेक्निक्स हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के महत्व और उसकी कुछ सीमाओं का अध्ययन करेंगे। जब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।